पारंपरिक भारतीय नाटक में पारंपरिक त्रासदी में अंतर्द्वंद नहीं दिखेगा आपको। और जैसे ही अंतर्द्वंद दिखना शुरू हो आप समझ जाइए कि वहां स्वच्छंदतावाद की विशेषता शुरू हो गई है, क्योंकि अब चरित्र मानवीय हो गए हैं, सहज हो गए हैं, और यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बस बाकी सब सामान्य बातें इसमें हैं और कोई खास बात है नहीं। 3 नाटककारों का नाम ध्यान रखिएगा बस। चलिए, ये हो गया रोमांटिसिज्म। और इसके बाद बची केवल एक परंपरा या दो बची? 2 बची। एक का नाम है पारसी थिएटर और एक का नाम है लोक नाट्य शैली। पारसी थिएटर तो मैं चाह रहा हूं कि आपको न केवल समझा दूं बल्कि थोड़ा विस्तार में पॉइंट्स लिखवाई दूं, क्योंकि इस पर सवाल आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पारसी थिएटर, इसको हम पूरा आज नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ये बात 1770 के आसपास की है, वहां से ये मामला शुरू हुआ और 1870s के आसपास से मामले ने जोर पकड़ा। ठीक, कुछ पारसी कंपनियां थी। आपको पता है कि पारसी लोग भारत में संख्या में कम है लेकिन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो और आपको यह भी पता है कि मंच को लेकर, ड्रामा को लेकर, मनोरंजन को लेकर एक उद्योग बनने की संभावना हमेशा रहती ही है किसी भी देश में। तो कुछ कुछ नाटक हुआ करते थे। और मध्यकाल से पहले तक भारत में नाटक की एक समृद्ध परंपरा थी। मध्यकाल में परंपरा थोड़ी सी कमजोर हुई जब बाहर से आक्रमण हुए, बहुत सारे सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हुआ, तो नाटक का वैसा जो ट्रेडिशन था वो नहीं बच पाया। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोक नाट्य शैलियां शुरू हो गई। रामलीला, रासलीला, स्वांग हो गया, तमाशा हो गया, नौटंकी हो गई, मांच हो गया, दक्षिण में यक्षगान हुआ। ये सब लोक नाट्य शैलियां हमारे देश में विकसित हुई और हर जगह अपने अपने तरीके से नाटक खेला जाने लगा। 18th सेंचुरी के अंत में आते आते कुछ नए ट्रेंड्स आने शुरू हुए। कुछ अंग्रेज लोग यहां थे, अंग्रेजों को नाटक देखने का मन हुआ तो कुछ कंपनियों ने नाटक खेलने शुरू किए जो अंग्रेजों से सहायता भी उनको मिलती थी। मुख्य रूप से अंग्रेजों तक मामला सीमित था। लेकिन 1870 के आसपास ये पारसी कंपनियां थोड़ी आगे बढ़ी और इन लोगों ने नाटक के व्यवसाय में कदम रखा। कंपनियां थी, नाटक कंपनियां थी। ये क्या करते थे कि अपने ही अभिनेता रखते थे, अपने ही लेखक रखते थे, नाटक लिखवाते थे और पूरा पोर्टेबल होता था। पूरा स्टेज का सामान, सब चीजें, 50-100 गाड़ियां हैं, बैलगाड़ियां हैं, उस पर सामान रखा, चल पड़े और कहीं किसी शहर में जाके तंबू गाड़ दिया। सर्कस देखिए आपने कभी? तो सर्कस स्टेबल चीज नहीं है, वो मतलब ट्रांसफर होता रहता है। एक जगह लगाया 1-2 महीने के लिए, फिर सारा उखाड़ा, हाथी घोड़े सब निकले वहां से, किसी दूसरे शहर में गए, वहां तमाशा दिखाया। तो सर्कस जैसे आजकल एक डूबता हुआ आर्ट लगता है, क्योंकि अब उसका क्रेज नहीं रहा। क्योंकि सर्कस में जो कारनामे दिखते हैं वो इंडियन आइडल में उससे अच्छे दिख जाते हैं। तो फिर लोग सोचते हैं वहां क्यों देखें, यूट्यूब पे दिख जाते हैं इतने सारे, तो वहां क्यों देखें। तो फिर वो क्रेज खत्म होने लगा। तो उस समय ऐसे ही नाटक कंपनियां थी। ये नाटक कंपनियां शहरों शहरों में जाके अलग अलग हिस्सों में नाटक खेलती थी। क्योंकि इन कंपनियों के मालिक पारसी लोग थे, इसलिए इन कंपनियों को पारसी थिएटर की कंपनियां कहते थे। और 1870 के आसपास से लेकर 1930 तक का दौर इनका गोल्डन फेज माना जाता है। 30-40 तक का दौर इनका स्वर्णिम समय माना जाता है। अगर कुछ कंपनियों के नाम आपको बताने हो तो आपके नोट्स में बिखरे बिखरे नाम, अभी आपके नोट्स में नहीं होंगे, मैं 2-3 नाम केवल बता रहा हूं। एक था मॉडर्न थिएटर, जो कि सबसे प्रसिद्ध थिएटर बना। ये मॉडर्न थिएटर कलकत्ता का था और इसने सबसे ज्यादा नाटक मैंने प्रोड्यूस किए, यहां पर खेले गए। बाकी जो कंपनियां हैं उनमें एक विल्फ्रेड कंपनी और एक विक्टोरिया नाटक कंपनी, एक का नाम लिखिए विक्टोरिया नाटक कंपनी। मैं इसे थोड़ा सा विस्तार में करवा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि इस पर प्रश्न आ सकता है। एक है एल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी,
जो 3-4 प्रसिद्ध कंपनियां हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। एल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी, बाद में एक न्यू एल्फ्रेड भी हो गई थी, एक जुबली थी, एक शेक्सपियर नाम से कंपनी थी, एक मिनर्वा थिएटर्स नाम से था। मिनर्वा थिएटर्स आपने सुना होगा। मिनर्वा तो आजकल सिनेमा हॉल बन गए ना बहुत सारे, कई शहरों में मिनर्वा नाम से आपको थिएटर्स दिखेंगे। मिनर्वा थिएटर्स, ये सारे के सारे जो हैं ये सारे पारसी मालिकों की कंपनियों के नाम थे। स्पष्ट हुआ। एक नाम था मूनलाइट, ये भी नाम चलता है, कहीं ये दिखेगा आपको, मूनलाइट। इन सब कंपनियों ने नाटक की परंपरा में एक नया प्रयोग किया। नाटक अपने आप में कोई कमाऊ वस्तु नहीं है, इन्होंने नाटक को एक कमाऊ वस्तु के रूप में ट्रांसफर किया, चेंज किया। तो पारसी थिएटर की खास बातें क्या क्या थी, 4-5 खास बातें देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपको एकदम संकेत के रूप में बताऊं, जिसको आजकल मसाला फिल्म कहते हैं ना, वो मसाला फिल्म पारसी थिएटर का ही वंशज है, सक्सेसर है। मसाला फिल्में सारी उसी परिवार से आ रही हैं। और मजे की बात है कि जब आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो इन कंपनियों के मालिकों में से कुछ को आजकल की मसाला फिल्मों के प्रोड्यूसर पाएंगे। उनके मालिकों के वंशज आज की मसाला फिल्मों के प्रोड्यूसर्स हैं। ट्रेडिशन वही कंटिन्यू कर रहा है, वही तरीका है। और यदि आपको नाटक देखने में रुचि हो तो एक नाटक मैंने हाल ही में देखा, दिल्ली में भी है, मुंबई में शुरू हुआ था। एक नाटक है मुगले आजम। मुगले आजम फिल्म देखी है आप लोगों ने? सबने देखी है ना? किस किस ने नहीं देखी है? कोई बात नहीं। चुल्लू समझते क्या होता है? नहीं समझते हैं? अरे देखिए, जिंदा होके पढ़िए, ऐसा मुर्दा दिली से क्या पढ़ना। तो आज ही लिख लीजिए HW मुगले आजम फिल्म देखनी है, और उसमें वो गाना मत मिस करना, भगाना मत उसको, जब प्यार किया तो डरना क्या। उसकी सिचुएशन देखिए, क्या सिचुएशन है। राजा के सामने राजा के लड़के से प्यार करने वाली लड़की, जिसको पता है कि मुझे मार देंगे, और वहां राजा को धमकी देते हुए एकदम प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आए भरना क्या। मतलब सीन ऐसा है कि कुछ सच में होता तो अकबर एक झापड़ मारता कस के, इशारे करता उठाओ उसको, 4 लोग उठा के फेंक के आए थे उसको। तो फिल्म है तो कोई क्यों उठाएगा। पूरा गाना धांसू गीत है, सुनिए उसको। तो एक कंपनी ने क्या किया, हाल ही में मुगले आजम नाम से पूरा नाटक खेला। इसकी सूचना मुझे मिली। दिल्ली में अच्छा थिएटर है, मुंबई की तो बात ही अलग है। मुंबई गुजरात में तो थिएटर इतना जबरदस्त है, दिल्ली में उतना अच्छा नहीं है थिएटर। लेकिन हाँ, दिल्ली में भी एक इलाका है, उसका नाम मंडी हाउस है। वहां 5-6 प्रेक्षागृह हैं। कमानी, श्रीराम सेंटर, NSG वहीं उसी चौराहे पर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसका नाम सुना आपने? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये सब चीजें एक साथ है, एक ही जगह है। वहां आप शाम को चले जाएंगे तो आपको कोई ना कोई नाटक की टिकट मिली जाएगी, और रोज 8-10 नाटक चले रहे होते हैं वहां पर, कोई ना कोई। ये जरूर है कि फिल्म का दर्शक नाटक में कई बार बोर हो जाता है, चीजें स्लो लगती हैं उसको, चीजें उतनी चमत्कारिक नहीं लगती, लेकिन फिर भी उसका मजा अलग है। अब जब से फिल्में आई तो नाटक फेल होने लगे, क्योंकि फिल्मों में जो बात है वो नाटक में तो है नहीं। फिल्म में तो कुछ भी दृश्य दिखा देंगे, एडिटिंग दिखा देंगे, रावण जैसे फिल्में आ जाएंगी,
या रोबोट जैसी आएंगी, उसमें कुछ भी हो जाएगा जो स्टेज पे नहीं हो सकता। तो थिएटर ने भी अपने आप को एडवांस बनाया धीरे धीरे। और मुझे नाटक देखने का शौक है, तो मैं भारत से बाहर 3-4 देशों में जब भी गया, वहां भी मैंने नाटक देखे जाके जानबूझ के कि वहां का नाटक का ट्रेडिशन कैसा है। तो न्यूयॉर्क में एक गली का नाम है ब्रॉडवे, एक गली है, और ब्रॉडवे गली की विशेषता है कि उसमें हर बिल्डिंग के अंदर एक नाटक गृह है, जहां रोज शाम को नाटक के शो होते रहते हैं। और वो मतलब कंपटीशन रहता है उन सबके बीच में, कौन सा नाटक ज्यादा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, और खूब तकनीकी प्रयोग करते हैं वो लोग। तो मैंने वहां जो नाटक देखे, मुंबई में देखे कि दिल्ली की तुलना कर सकूं। और अभी हाल ही में एक कंपनी जिसका नाम है शापूर जी पालन जी, आपने इस व्यक्ति का नाम सुना है? शापूर जी पालन जी, नहीं सुना है? ये बाप बेटा है, बाप और बेटा है। इनमें से कौन बाप कौन बेटा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बाप है एक बेटा है, ये पक्का पता है। और अब दोनों को मिला के बोलते हैं शापूर जी पोलन जी ग्रुप। इस ग्रुप की टाटा कंपनी में 16% की भागीदारी है, 16 या 18% के आसपास। अब समझ सकते कितना बड़ा ग्रुप है। इनमें जो बूढ़े आदमी हैं, कल ही रिपोर्ट आई है कि 90 साल से ऊपर की उम्र के दुनिया भर में 10 बिलियनियर्स में से एक ये हैं। मेरे ख्याल से शापूर जी हैं बूढ़े वाले, जो बड़े वाले हैं। है पारसी लोग, पुराना शौक वही है। तो इन्होंने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया 1-1.5 साल पहले, और मुगले आजम खेला। मुंबई में चला तो चलता ही रहा, उतरा ही नहीं, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर दिल्ली में खेलने की बात हुई। दिल्ली में एक स्टेडियम है, जो कौन सा स्टेडियम है? नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम दक्षिणी दिल्ली में है। तो पता लगा कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नाटक खेला जाएगा। घबरा गया कि स्टेडियम में नाटक, ऐसा क्या करने वाले? स्टेडियम में बड़े कंसर्ट्स होते हैं, बहुत बड़ा कोई हो, 10-20 हजार लोग आ रहे हो तो फिर हमने उसकी टिकट ढूंढी और एक अच्छी सी लोकेशन वाली टिकट खरीदी उसकी, कि चलो देखते हैं जाके। और वो ऐसा भव्य मामला है, एक बार मौका मिले उसको। मेरे ख्याल से फिर से शुरू हो गया, अभी 2nd सीजन शुरू कर दिया है। टिकट 500 रुपए की है कम से कम। तो विद्यार्थी के लिए थोड़ा संकट होता है, अगर उसके पास BF या GF है फिर तो मैनेज हो जाता है, अकेले मैनेज करना मुश्किल होता है। मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं आपको वहां पर लेके जाऊं नाटक दिखाने के लिए। मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ जाता हूं। मैं पैसा क्यों जाऊंगा देखने के लिए? आप लोग शरारती है, लेकिन लड़ नहीं पाएंगे इस मामले में मुझसे। मेरे पास आपके सवालों के जवाब रहते हैं। तो खैर, अगर देख पाए, मतलब वहां 500 से लेकर 10,000 तक की टिकट होती है लोकेशन के हिसाब से, लेकिन 500 में भी नाटक वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। नाटक तो वही रहता है, थोड़ा पीछे होता है। क्या किया हुआ है कि बहुत बड़ा सा थिएटर है, मतलब ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेज की बात कर रहा हूं। 5-6 तरह के पर्दे हैं, मशीनों का, क्रेन्स का खतरनाक उपयोग कर रखा है। वो क्रेन्स पीछे इस तरह से वेल मैनेज्ड है, लाइटिंग इतनी वेल मैनेज्ड है, पर्दे इस तरह के जैसे दिखाना है कि अकबर अपने दरबार में है। तो 4 पर्दे सामने के हटे, सबसे पीछे वाला पर्दा जो दरबार का माहौल बना हुआ, अचानक दोनों तरफ से सीढ़ियां आ जाएंगी। पूरा का पूरा रोबोटिक मामला है, पूरा वो मशीनों पे कंट्रोल है, क्रेन्स पे कंट्रोल है। क्रेन दबाई, आधा स्टेज वहां से आधा वहां से आया, सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियों के ऊपर अकबर बैठे हुए हैं, पूरा दरबार का माहौल है, यहाँ दरबारी लोग खड़े हैं, सारा सामान भी वैसा है, एकदम रियल दरबार। फिर जितना तामझाम, बाकी प्रोजेक्टर की मदद से एक वाइट पर्दे पर आपको जो भी दिखाना है प्रोजेक्टर से, वो पीछे पिक्चर आ जाएगी, बैकग्राउंड बन गई। अब ये चिंता भी नहीं कि बैकग्राउंड कैसे बनेगी, पहले तो पर्दे होते थे ना, पारसी में अब भी पर्दे होते हैं, लेकिन पर्दों के साथ ये सब मैकेनिज्म भी प्रोजेक्टर्स का। साउंड ऐसी, एक्टर्स ऐसे हैं कि जो नायिका है, जब प्यार किया तो डरना क्या या बाकी गीत, वो खुद लाइव गा रही है उसमें, और इतना शानदार गा रही है कि आप दंग रह जाएंगे, इतना अच्छा कोई कैसे गा रहा है, और वो लाइव म्यूजिक है। और वो देख के लगता है कि फिल्म से अच्छा एक्सपीरियंस तो ये है, नाटक वाला है। तकनीक का कोई व्यवधान है नहीं उसमें, और पूरी फिल्म का एक एक डायलॉग दर डायलॉग नाटक वही का वही है। तो पारसी थिएटर खत्म हो गया है, ये पारसी थिएटर आज भी चल रहा है, जिसका लेटेस्ट एग्जांपल ये है, अभी दिल्ली में चल रहा है, मौका मिले एक दिन देख आइए। और मुगल आजम फिल्म देखिए तो तुलना करके आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं देखिए तो भी
देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आजकल नाटक पारसी थिएटर किस लेवल पर चला गया है। आज यही खत्म करते हैं, पारसी थिएटर पर विस्तार में बात करेंगे।